राकेश का बचपन गांव में बीता था। राकेश को दादी अच्छी तरह याद है और याद है उस गांव और इमली चाची, उसके घर में रहने वाले सैकड़ों नौकर चाकर, हाथी घोड़े, बगधियां, कार मोटर। उसका बचपन बहुत ही ऐशो आराम में बीता था। उसे अपने बचपन की लगभग हर बात अच्छी तरह से याद थी। गांव का भूतिया कुआं, आम का बगीचा, राजा की हवेली, इन्हीं स्मृतियों में उसे याद थी। इमली चाची हवेली में आती थी और दादी और माँ की हमेशा मालिश करती थी। ये उनका रोज का काम था। नियम से वो सुबह शाम दादी और माँ की मालिश करने के लिए आती थी। जहाँ मालिश की जाती उस कमरे में किसी की आने जाने की इजाजत नहीं थी। एक तरह से वो जनानियों कमरा था। वो राकेश उस समय छोटा था, इसलिए उसको उस कमरे में आने जाने की आजादी थी। राकेश को ये कमरा बड़ी अजीब लगता था, बड़ा ही रहस्यमय। इमली चाची का मालिश का काम अधिक देर तक चलता था, तो अक्सर वो राकेश के घर पर ही रुक जाती थी। इमली चाची के खाने के लिए एक थाली चही आंगन में पड़ी रहती थी, जिसमें दिन दोपहर का खाना इमली चाची को दिया जाता था। आते जाते उसकी नजर उस थाली पर पड़ जाती थी, लेकिन फेंकी हुई गंदी थाली में खाना देने के बावजूद इमली चाची ने कभी इसका प्रतिकार या विरोध दर्ज नहीं किया। हालांकि राकेश उनको उस गंदे थाली में खाना खाते देखकर जरूर झेप जाता था। जिस थाली में उनको खाना दिया जाता था वो गंदा और काला सा था। दरअसल इमली चाची का पूरा जीवन ही उपेक्षित था। जब इमली चाची चली जाती तो उस पूरे कमरे को नौकर पानी और सर्फ से धोते। इस तरह से उस कमरे को तब तक पानी और सर्फ से धोया जाता जब तक दादी को तसल्ली नहीं हो जाती थी। कमरे के साथ साथ दादी भी राकेश को रहस्यमय लगती थी। वैसे तो दादी इमली चाची से दूर दूर रहती थी, लेकिन मालिश के समय वो अपनी कमर, पैर, पीठ, हाथ, कंधे बहुत प्रेम से मलवाती। लेकिन मालिश के बाद इमली चाची से दूर दूर ही रहना पसंद करती। बात बेबात झिड़क देती थी। इमली चाची जिस चटाई पर बैठती थी उसको भी घर के नौकर पानी और सर्फ से धोते। बहुत बार जब तक दादी मना ना कर देती कि चलो ठीक है, कि चलो अब धुलाई खत्म हो गई। दादी का अजीबो गरीब तरह का मनोविज्ञान था जो हमारे समझ से बाहर का था। एक ही समय में वो इमली चाची से अलग अलग कैसे व्यवहार कैसे कर सकती थी, मैं समझ नहीं पाता था। इस कारण दादी से ज्यादा बातचीत इमली चाची की नहीं होती थी। जो रहस्यमय कमरा था, इसमें एक तह की हुई चटाई जिसपे गर्मियों में दादी और माँ के शरीर की मालिश हुआ करती थी, वो थी। जाड़े में उसी कमरे में बोरसी, एक तरह का पात्र जिसमें आग सुलगाकर सर्दियों में रखी जाती है, पड़ी रहती थी। राकेश देखता उसके घर में इमली चाची से तो लोग और सब बातों में हंसी मजाक करते, लेकिन पलंग पर जाने की इजाजत इमली चाची को नहीं थी। घर की चीजों को छुआ जाने का डर था। राकेश अक्सर अपनी दादी से पूछता, दादी माँ, इमली चाची को आप लोग कप में दूध वाली चाय क्यों नहीं देते? उनको आंगन में, जो औंधे मुंह घर के आंगन में बरगद के पेड़ के नीचे फेंका होता था, जिसमें धूल जमी होती जब तक दादी और माँ जीवित रहीं, उसी गिलास को पानी से धोकर इमली चाची को चाय दी जाती थी। जब जब इमली चाची मालिश के लिए उस घर में आती तो उनको जो चाय दी जाती वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे पड़े गंदे से गिलास में पानी से धोकर दी जाती थी।
घर में वो माँ और दादी की मालिश चटाई पर ही करती थी। राकेश देखता इमली चाची से इस घर में दो तरह का व्यवहार लोग करते थे। उनके लिए जब वो घर आती तो एक अलग तरह का बर्तन उनके लिए रखा जाता था। एक चाय पीने का कांच का ग्लास उस रहस्यमयी कमरे के बाहर बरगद के पैंट के नीचे पड़ा रहता था। खराब पड़े फेंके हुए कांच के ग्लास में ही लाल चाय क्यों देते हैं? दादी हंसती, बेटा वे लोग नाना जात छोटी जाति के हैं। इमली चाची जब अपने घर जाती तो उनको रात की बची हुई बासी रोटियां एक कपड़े में बांध कर दी जाती। यही इमली चाची की मजदूरी थी। चूंद बासी रोटियों को लेकर ही इमली चाची हवेली पर आकर माँ, दादी और घर की जनानियों की तेल से घंटों मालिश करती थी। खैर, इमली चाची मेरे लिए कौतूहल का विषय थी। माँ और दादी इमली चाची को विधवा कहती। मैं एक बार विधवा का मतलब माँ से जानना चाहता था। माँ ने ही मुझे बताया था, मतलब बेका होता है विधवा का। इमली चाची जवानी के दिनों में ही विधवा हो गई थी। उनके कई लड़के और बच्चे थे। उनका घर मिट्टी का था। उनकी फूस की मड़ाई थी। जब भी मैं उधर से गुजरता आंगन में मुर्गियां इधर योजक चिन्ह उधर भागते हुए दिखाई देते। इमली चाची के आंगन में बकरियां बंधी होती। कई बार जब मुझे तेज बुखार आता, गांव के वैद्य चाचा बकरी के दूध पिलाने को कहते। ये दूध मुझे इमली चाची के यहाँ से मिलता था। इसके अलावे इमली चाची खेतों में मजदूरी भी करती थी। भात भूजन के यहाँ जब पूंजा भूजाता था तो इमली चाची जंगल से पत्ते बटोर कर लाती, लकड़ियाँ चुन कर लाती। राकेश धीरे धीरे बड़ा होता गया। राकेश की मसें भीग आई थी। अब जनानियों के कमरे में राकेश को जाने की इजाजत नहीं थी। फिर राकेश पढ़ाई के लिए शहर चला गया। धीरे धीरे राकेश अब शहर का होकर रह गया। उसकी व्यस्तताएं बढ़ती चली गईं। वो यदद कदा एक आध दिन के लिए गांव लौटता। शहर से कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता तो गाहे बगाहे उसकी नजर इमली चाची पर पड़ी जाती थी। वो इमली चाची को देखता तो उसे वो रहस्यमयी कमरा फिर अपने पास बुलाता। वो सोचता कि वो फिर से जाकर देखे कि दादी माँ या माँ की मालिश इमली चाची क्या पहले की तरह ही करती है। वो उस चटाई के बारे में सोचता। उसके बाद फर्श के पानी और सर्फ से धुलाई के बारे में सोचता कि क्या वे चीजें पहले की तरह ही क्रमवत वैसे ही चल रही हैं, या फिर शहर की तरह वहाँ भी अब बदलाव आ गया है, जहाँ जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। खैर, राकेश जब भी इमली चाची से मिलता वो अभिवादन में उनके पैर जरूर छूता। शिक्षा का प्रभाव राकेश पर पड़ना तो अवश्यंभावी था। हालांकि इस बात से राकेश की दादी राकेश पर बहुत गुस्सा थी और उसको बुरा भला कहती। कपड़े या मिठाई लेकर जरूर आता। धीरे धीरे राकेश का गांव आने जाने का सिलसिला थम गया था। इधर एक दिन दादी माँ के बाद माँ का भी स्वर्गवास हो गया था। दादी माँ के स्वर्गवास में राकेश गांव गया था। उस समय इमली चाची से उसकी मुलाकात हुई थी। राकेश इमली चाची से मुखातिब होकर बोला, चाची, आपने अपने बहू की उस रात बहुत सेवा की। आपके कारण ही मेरा बच्चा सकुशल इस धरती पर जन्म ले सका। मन करता है आपके पांव दबाओ। कहते हैं ना लोग की माँ के चरणों में हो स्वर्ग होता है। एक दिन मैं आपके घर आऊंगा और आपके पैर दबाऊंगा। राकेश की शादी गांव में ही हुई थी।
उसकी पत्नी अभी सास ससुर की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। राकेश की पत्नी इधर गर्भ से थी। गांव में तो ऐसे भी अस्पताल कम होते हैं। इमली चाची ही गांव में महिलाओं को आज भी प्रसव कराती थी। जिस दिन राकेश की पत्नी को बच्चा होने वाला था, उस दिन ही रात को अचानक से राकेश की पत्नी को बहुत तेज दर्द पेट में उठा। यत को ही राकेश इमली चाची के घर से इमली चाची को बुलाकर ले गया था। सारी रात इमली चाची ने जागकर ही बिताई। सुबह सुबह राकेश की पत्नी को बच्चा ठीक ठाक से हो गया। राकेश इस बार इमली चाची का ऋणी हो गया था। गांव आता तो इमली चाची के लिए कोई न कोई उपहार साड़ी। राकेश की पत्नी का बेटा पैदा हुआ था। उसका एक पैर टेढ़ा था। इमली चाची ने सौरी वाले दिन से ही विक्रांत राकेश का लड़का के पैरों में तेल मल मल कर पैर को ठीक किया था। करीब 4-5 महीने की मालिश के बाद विक्रांत का पैर सीधा हो गया था। इस बात को बीते 4-5 साल हो गए थे। राकेश विक्रांत को जब भी क्रिकेट खेलते हुए या दौड़ते हुए देखता तो इमली चाची याद आ जाती। तब राकेश अपने आप को कोसता कि कितनी सीधी साधी स्त्री के साथ उसके घर वालों ने दुर्व्यवहार किया। इमली चाची हंसकर कहती, बबुआ मुझे नरक में भेजोगे क्या? कहाँ तुम ऊंची जाति के होके मेरे पांव दबाओगे? कहाँ हम नान जात, कहाँ तुम ऊंची जात के लोग के? इमली चाची मैं जाति के हैसियत से नहीं बल्कि बेटे की हैसियत से आपके पांव दबाऊंगा। दादी माँ की मृत्यु के 2-3 महीने बाद राकेश की माँ लंबी बीमारी के बाद चल बसी। माँ की अंत्येष्टि के बाद एक दिन राकेश लाइब्रेरी में कोई किताब उलट पलट रहा था कि तभी उसकी नजर बरगद के पैंट पर चली गई। टहलते टहलते राकेश ने बरगद के आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन एल्युमिनियम का वो गंदी थाली उसे कहीं नहीं दिखी। उसकी नजर कांच के गहरे ग्लास को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कांच का गहरा ग्लास भी बरगद के आसपास नहीं दिखा। राकेश तेजी से बैठक पार करते हुए नौकरों के कमरे में गया और एक नौकर से पूछा, वो कांच का गहरा ग्लास और एल्युमिनियम की गंदी थाली जिसमें इमली चाची खाना खाती थी, वो नहीं दिख रहे हैं। तुम लोगों ने फेंक दिया क्या? अब उसकी क्या जरूरत है? नौकर बोला। क्यों क्या? इमली चाची गुजर गई। कब? हो गए करीब 20 दिन। राकेश का कलेजा 25 धक से करके रह गया। तुम लोगों को एक बार फोन करना चाहिए था। अब एक विधवा के मरने पर आपको फोन करना हमें ठीक नहीं लगा। ये बहुत छोटी सी बात थी। वो विधवा नहीं मेरी माँ थी। माँ क्या? नौकर कुछ समझ नहीं पाया। राकेश की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो एक बार अपने हाथों से इमली चाची का पैर जरूर दबाए। टहलते हुए राकेश उस कमरे तक गया। कमरे में चटाई वैसे ही फैली हुई थी, लगा जैसे इमली चाची मुंह को तेल लगा रही हो।